देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई इस ऐसे मामले में बहुत ही अगर इसको ढीला ले रही है, कुछ अपने बेनिफिट्स देख रही है, अपने कारपोरेट दोस्तों को बेनिफिट देख रही है, तो ये देश के हित में नहीं है। चाइना नॉर्थ ईस्ट में पहले से बहुत सक्रिय रहा है, आपके हितों के अगेंस्ट काम करता रहा है, और इस तरह का किसी भी तरह का वायलेंस जो है वो आपकी सीमा के अंदर विदेशी घुसपैठ का आमंत्रण देता है। और जो एकदम बॉर्डर स्टेट म्यांमार में चाइना इतनी मजबूती से बैठा है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसका 2 मिनट में वो फायदा उठा सकता है। दो पार्टियों का जो है गठबंधन है ना वहाँ, तो वो इंडियन पीपुल पार्टी और बीजेपी जिनकी सरकार है, वो लोग जो है मैतेई वालों को जो है वो क्या कहते हैं, उनके सपोर्ट से जो है वो क्या कहते हैं, वो मैतेई वो चल रहा है। और कुल मामला वही है कि जो हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनको भी आदिवासी में शामिल करो, ये मेजॉरिटी में है, इसके बाद भी ये आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं। अब ये साफ साफ आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की मिली भगत से ये दंगा हो रहा है, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित करके बाकी सारे जो है आदिवासी समुदायों को सुरक्षित करे, संरक्षा दे। अब ये पीआईएल है, अभी इसमें सुनवाई नहीं हुई, देखिए सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है आपके क्या कहते हैं, क्या जो है वो करता है। तो नागा और कुकी पॉपुलेशन है, उनके पास 90% एरिया है मणिपुर का, और चूंकि वो एरिया रिसोर्स से बहुत ही धनी एरिया है, बहुत सारे मिनरल्स हैं उस इलाके में, और अलग अलग मतलब की तरह तरह के महंगे मिनरल्स हैं। और ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि क्या इसके पीछे कोई लंबा गेम है, कॉरपोरेट घराने हैं। चूंकि बर्मा के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट है, सितवे का जो पोर्ट है वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हमारे कॉरपोरेट्स वहां पे बैठे हुए हैं। बर्मा का जो मोबाइल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बर्मा और बांग्लादेश में, उसमें भी हमारे जो कॉरपोरेट सेक्टर से उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के हाईवे में हमारी कॉरपोरेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है। और पैरेलल मणिपुर बॉर्डर पे उतना ही ज्यादा चाइना का भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और चाइना ने बर्मा में जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, ठीक वैसे ही जो जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। तो अब सवाल है कि एकाएक वायलेंस क्यों हुआ। जो आरक्षण का जो लाभ है वो मैतेई समुदाय भी लेना चाहता है, और हाई कोर्ट ने वहां एक इस तरह का आदेश कर दिया जिसके बाद जो है वहां के आदिवासी बिल्कुल मैतेई समुदाय के खिलाफ हो गए। और वो चूंकि पहाड़ में रहते हैं तो मैतेई समुदाय से ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, हार्ड लाइफ होने के कारण, और जो है जंगल में शिकार करने के कारण, और शुरू से लड़ाकू कौम होने के कारण वो मैतेई समुदाय पर भारी पड़ रहे हैं। वहां से पलायन भी मैतेई समुदाय का हो रहा है। इससे 2-3 महीने से जो है वहां जो है काफी अनरेस्ट चल रहा है, और अब तक तो लोग 54 लोग मार गए, पुलिस वाले भी मारे गए हैं। इन्होंने संविधान के 355 के तहत कानून व्यवस्था भंग होने के कारण केंद्र ने जो है वहां ले लिया है। 355 ही 356 के लागू करने का कारण बनती है। 356 में है कि वो जो है बिल्कुल कानून व्यवस्था फेल है, राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि वहां बीजेपी की सरकार है, कुछ ही दिन पहले नई सरकार बनी है जब पहाड़ी राज्यों का चुनाव हुआ था, इसलिए हो सकता है कि अभी तक कांग्रेस या और किसी की सरकार होती, या वहां के लोकल स्थानीय दलों की सरकार होती, तो हो सकता है अभी तक भंग हो गई होती। मणिपुर देश का पूर्वोत्तर राज्यों का एक महत्वपूर्ण राज्य। मणिपुर धधक रहा है, 54 लोग मारे जा चुके हैं वहां जातीय हिंसा में। केंद्र सरकार ने वहां का शासन अपने हाथों में ले लिया है। मणिपुर के समाज, राजनीति और ज्योग्राफी को समझने की इस एपिसोड में कोशिश करूंगा क्यों वहां आदिवासी और गैर आदिवासी जो हिंदू हैं उनके बीच वहां पर हिंसा भड़का है, विवाद फैला है। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। संजीव जी और जेपी सिंह साहब इस मुद्दे पर मौजूद है हमारे साथ और पूरी तैयारी के साथ है। मणिपुर के इतिहास के बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ, वहाँ के सोशल ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ इकोनॉमी के बारे में, वहाँ जो जिस तरह का सोशल डेमोग्राफी है उसके बारे में नहीं जानता विस्तार से। इसलिए मणिपुर को जानना जरूरी है, और वहाँ जो जातीय हिंसा है वो आखिर वहां पर क्यों है ये समझना बेहद जरूरी है। मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग है, और जो हमने सोशल मीडिया पर पढ़ा है वहां के जो हिंदू हैं वो ट्राइबल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, ट्राइबल में शामिल होना चाहते हैं। 10% सवर्ण आरक्षण भी लग चुका है। ज्यादातर भारत के तमाम बड़े शीर्ष पदों पर सवर्ण समुदाय के लोग ही हैं। फिर भी
इस तरह का मतलब आवाजाही की जो सामान्य वर्ग में है, ट्राइबल में जाने की मांग कर रहे हैं, क्या है उसकी वजह? या सिर्फ एक जातीय हिंसा है, राज्य सरकार की असफलता है, फेलियर है, या इसके पीछे और कुछ खास वजह है? इस एपिसोड में ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जेपी सर स्वागत है, संजीव जी स्वागत है आपका। सर, जेपी सर आप ही से शुरू करता हूँ, क्योंकि अगर मणिपुर में भेज दिया जाए, वहां से इंटरव्यू करूं, तो आप मणिपुर में फिट भी हो जाएंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में फिट हो जाएंगे सर। हाँ। नागालैंड में ज्यादा फिट हो जाएंगे। हमको और रिज्जू को बगल बगल में फोटो डाल दीजिए, हम उनके या तो पिताजी लगेंगे या बड़े भाई लगेंगे। देखिए सर, आरक्षण बीपी सिंह ने जो लागू कर दिया, अर्जुन सिंह ने उसको बढ़ा दिया, वो अब राजनीति के मुख्य एजेंडे में आ गया। अच्छा। और उस एजेंडे के तहत मान लीजिए को 10% जो है वो जो आपका सुदामा आरक्षण कहा जा रहा है या सवर्ण आरक्षण कहा जा रहा है, वो भी उसी में आ गया जी। अब सब लोग आरक्षित होना चाहते हैं। अब मणिपुर में आप ये समझ लीजिए कि 57% आबादी प्रदेश के 10% मैदानी इलाकों में रहती है, इम्फाल रीजन में, और 42% आबादी वहां के पहाड़ों में रहती है, जिसमें 2-3 दर्जन जो है वो जनजातियां हैं, जिसमें नागा और कुकी मुख्य रूप से है। पहाड़ी लोगों को वहां विशेष संवैधानिक प्रिविलेज मिले हुए हैं, जो मतलब क्या कहते हैं आपके 317C में संविधान की धारा में पहाड़ी जनजातियों को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मिले हैं, जो मैदानी इलाके में रहने वाले मैतुई समुदाय को नहीं मिले हैं। तो अब मामला जो है, अच्छा, लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर सेटिल नहीं हो सकते, जबकि जनजातियों के पास पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे इन दोनों समुदायों में खाड़ी बढ़ती जा रही। और फिर जब बीजेपी की सरकार बन जाती है तो हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, उसका जो है आरएसएस का बहुत पुराना नारा है, उस पर आगे बढ़ने लगती है। और मैतई समुदाय चूंकि वहां एक प्रकार से मेजॉरिटी में है, 50% से अधिक है, तो बीजेपी चाहती है कि उनके बीच में ऐसा कंसोलिडेट करें कि उनकी सरकार ही वहां से कभी ना हटे। अभी कुछ दिन पहले ही वहां चुनाव हुए हैं और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी जी। अब ये जो आरक्षण का जो लाभ है वो मैतई समुदाय भी लेना चाहता है, और हाई कोर्ट ने वहां एक इस तरह का आदेश कर दिया, जिसके बाद जो है वहां के आदिवासी बिल्कुल मैतई समुदाय के खिलाफ हो गए। और वो चूंकि पहाड़ में रहते हैं तो मैतई समुदाय से ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं हार्ड लाइफ होने के कारण, और जो है जंगल में शिकार करने के कारण, और शुरू से लड़ाकू कौम होने के कारण वो मैतई समुदाय पर भारी पड़ रहे हैं। वहां से पलायन भी मैतई समुदाय का हो रहा है। इससे 2-3 महीने से जो है वहां जो है काफी अनरेस्ट चल रहा है, और अब तक तो 54 लोग मार गए, पुलिस वाले भी मारे गए हैं। इन्होंने संविधान के 355 के तहत कानून व्यवस्था भंग होने के कारण केंद्र ने जो है वहां ले लिया है। 355 ही 356 के लागू करने का कारण बनती है। 356 में है कि वो जो है बिल्कुल कानून व्यवस्था फेल है, राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि वहां बीजेपी की सरकार है, कुछ ही दिन पहले नई सरकार बनी है जब पहाड़ी राज्यों का चुनाव हुआ था, इसलिए हो सकता है कि अभी तक कांग्रेस या और किसी की सरकार होती या वहां के लोकल स्थानीय दलों की सरकार होती तो हो सकता है अभी तक भंग हो गई होती। लेकिन अब चूंकि बीजेपी की सरकार है और बीरेन्द्र सिंह वहां के जो है चीफ मिनिस्टर हैं, फिर से वहां के जो मैतई समुदाय और लोग समुदाय हैं सब अपने को अर्जुन का जो है वंश मानते हैं, क्योंकि अर्जुन की एक रानी के बारे में, महाभारत कालीन अर्जुन के एक रानी के बारे में कहा जाता है कि वो नॉर्थ ईस्ट की ही थी। तो इसलिए जो है वो वहाँ वो लोग भी, ज्यादातर लोग वहाँ सिंह ही लिखते हैं, उनकी वो जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो। अब जो मैतई हैं वो तो हिंदू हैं, और जो वहाँ के पहाड़ वाले जो कुकी और नागा आदिवासी हैं ये सब जो है क्रिश्चियन है। तो अब वहाँ लड़ाई क्रिश्चियन बनाम हिंदू हो गई। तो चूंकि हिंदुओं की पार्टी भाई आरएसएस है, उसी की सरकार है, तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा और क्यों जो है लोग नहीं मान रहे हैं, इनकी कोई बात नहीं मान रहे हैं। फिर अगर ये जैसे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है नीरो बंसी बजा रहा था, मैंने वायलिन बजा रहा था, रोम जल रहा था,
तो अब प्रधानमंत्री तो वहाँ रोड शो कर रहे हैं, भले जो है मणिपुर जल रहा हो। सवाल इस बात का है कि वो जा करके जो 53% हिंदू हैं उनके घावों को मलहम लगाएंगे, या जो है जो आदिवासी ऊपर पहाड़ पर हैं उन पर लगाएंगे। तो उन पर लगाएंगे तो हिंदू नाराज होंगे, और हिंदू पर लगाएंगे तो हिंसा और भड़केगी। ये स्थिति है, इधर कुआं उधर खाई है। ये अपने ही हुए बनाए जाल में बहुत बुरी तरह जो है मतलब बीजेपी या मोदी सरकार फंस गई। ये मणिपुर की सच स्थिति। जी जी संजीव जी। जी हाँ, देखिए, मैं मेरे हिसाब से जो मणिपुर को हम अपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भी देख सकते हैं, और जो मणिपुर के हिल एरिया के रिसोर्स पे कंट्रोल करने का जो गेम है उसके एंगल से भी इस पूरे वायलेंस को आप देख सकते हैं। देखिए, मणिपुर जो है म्यांमार का बॉर्डर है, और भारत का जो ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जो में एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, जो जहाँ से एक मतलब कि एक हाईवे निकाल के थ्रू बर्मा म्यांमार होकर थाईलैंड तक लेके जाना है, जो मणिपुर बॉर्डर है, जो मोरे जिसको बॉर्डर बोलते हैं मणिपुर पे। सवाल यह है कि आखिर ये वायलेंस, देखिए मैतेई ट्राइबल जो मैतेई जो है, चाहे वो नागा हो चाहे कुकी हो, तीन इंपॉर्टेंट ट्राइब वहाँ पे जो जातियां हैं, जिसमें दो जनजातियों में की लिस्ट में है, और मैतेई जो है वो ओबीसी कास्ट के रूप में वहाँ पे इंक्लूडेड मैतेई है। और 1948 से पहले और भारत में मणिपुर के विलय से पहले ये भी मैतेई भी ट्राइब में ही वहाँ आया जाते था। बाद में इनको ट्राइबल कोटे से बाहर निकाला गया था, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके तहत कहा गया है कि इनको ट्राइबल कोटे में डाला जाए, ट्राइबल की सूची में डाले जाए। और चूंकि 10% जो एरिया में ये 65% मैतेई पॉपुलेशन रह रहा है इम्फाल घाटी में, और चूंकि और जो बाकी जो नागा और कुकी पॉपुलेशन है उनके पास 90% एरिया है मणिपुर का, और चूंकि वो एरिया रिसोर्स से बहुत ही धनी एरिया है, बहुत सारे मिनरल्स हैं उस इलाके में, और अलग अलग मतलब की तरह तरह के महंगे मिनरल्स हैं। और ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि क्या इसके पीछे कोई लंबा गेम है, कॉर्पोरेट घराने हैं। चूंकि बर्मा के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट है, सितवे का जो पोर्ट है वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हमारे कॉर्पोरेट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। बर्मा का जो मोबाइल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बर्मा और बांग्लादेश में, उसमें भी हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर से उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वहाँ के हाईवे में हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है, और पैरेलल मणिपुर बॉर्डर पे उतना ही ज्यादा चाइना का भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और चाइना ने बर्मा में जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, ठीक वैसे ही जो जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। तो अब सवाल है कि एकाएक वायलेंस क्यों हुआ। एकाएक वायलेंस में 3-4 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो कारण बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने ट्राइबल एरिया में जो 371C 371C के तहत जो नोटिफाइड एरिया है, जिसमें गवर्नर जो है उस एरिया के असेंबली और तमाम रूल और एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिफाई करता है, और जहां पे नॉन ट्राइबल लैंड नहीं ले सकता है, उस एरिया में लैंड सर्वे पीछे मणिपुर ने शुरू किया था, जिसके कारण कुकी और नागा ट्राइब्स जो दोनों ट्राइब्स थे, जिसमें मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं। आपको मैं ये मिजोरम का भी बॉर्डर है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रेटर नागालैंड में भी शामिल करने का डिमांड रहा है, नागा ट्राइब्स करते रहे हैं। और खास करके जो इसाक मोइबा, जो नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल का जो एक ग्रुप है इसाक मोइबा ग्रुप, उसका मेजॉरिटी बेस मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट्स में ही है, जहाँ पे नागा ट्राइब उसके जो सब ट्राइब्स जो नागाओं का है उसमें जो इसाक मोइबा ग्रुप का वो मणिपुर में काफी ज्यादा है। तो अब एक तो होता है कि लैंड सर्वे हो रहा था, इसी बीच हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि इनको ट्राइबल में शामिल करो। अगर ये ट्राइबल में शामिल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि हिली एरिया में लैंड परचेज करने के लिए इनको कानूनी राइट्स मिल जाएगा। तो ये एक तत्काल कारण हुआ। लेकिन सवाल ये है कि एकाएक मैतेई लोगों को वहां पे अगर लैंड परचेज करेंगे तो किसको बेनिफिट्स होगा? क्या उस एरिया में लैंड के पीछे कुछ कॉर्पोरेट घरानों के नजर है? उस एरिया में जो माइंस हैं, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी आपने इस तरह के संघर्ष देखे होंगे कि आदिवासी एरियाओं में कारपोरेट घराने ने अलग अलग तरीके से माइनिंग किया है। वहां पे कई जगह पे टेनेंसी एक्ट को बदलने की कोशिश की गई, जैसे झारखंड में छोटा नागपुर
टेनेंसी एक्ट बदलने की कोशिश की गई थी, ईस्ट और वेस्ट छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट रघुवर दास की सरकार में कोशिश की गई थी ताकि कॉर्पोरेट वहां पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए लैंड का मालिकाना हक ले सकें। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा होगा कि ट्राइबल एरिया में माइनिंग्स के लिए और कई प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए जो संविधान के प्रोविजंस का कैसे वायलेशन किया गया, जिसमें ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली गई या उनसे फर्जी दस्तखत कराए गए, फर्जी तरीके से अनुमति लेकर वहां पे कॉर्पोरेट घरानों ने अपने प्रोजेक्ट्स लगा दिए, माइनिंग शुरू कर दी। तो यही डिजाइन कुछ मणिपुर में भी कर रहे हैं कि किया जाने की कोशिश है कि जो रिसोर्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उस पर कंट्रोल करने का गेम है। और सामने मैतेई ट्राइब्स को रखा गया, ट्राइब्स ने मैतेई मतलब मैतेई जो अभी तो ट्राइब है नहीं, मैतेई जाति के लोगों को सामने फ्रंट पे रखा गया है ताकि इनके बहाने उस एरिया में घुस के लैंड को ग्रैब किया जाए। ओवरऑल पिछले 10 साल 15 साल में कई बार वहां पे टेनेंसी एक्ट को भी चेंज करने की कोशिश की गई, जिसके तहत कुछ छूट देके जो नॉन ट्राइबल्स को वहां पे लैंड परचेज करने की अनुमति देने की कोशिश की गई, जिसका विरोध हुआ तो सरकार बैकफुट पे आ गई और सरकार ने उसको टेनेंसी एक्ट को इस तरीके से लागू करने की कोशिश नहीं करी जिससे नॉन ट्राइबल्स लोग वहां पर परचेज कर सके। एक जो इम्पोर्टेंट जो सवाल ये उठ रहा है कि वहां पे नागा और कुकी ट्राइब के जो फॉरेस्ट एरिया में जो अपने राइट्स हैं या उनके जो निवास हैं, उसको भी फोर्सफुली इविक्ट कराने की कोशिश कई जगह मणिपुर की गवर्नमेंट ने किया। जैसे वहां पे कई जगह फॉरेस्ट रिजर्व एरिया घोषित कर दिया जहां पे कोई ट्राइबल पॉपुलेशन जो जंगलों में रह रहा है उसको नहीं रहने देने के लिए ऑर्डर पास किए गए। कई जगह पे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया घोषित किया गया, कई जगह जो जानवरों के लिए जो एक प्रोटेक्टेड एरिया है वो घोषित कर दिया गया ताकि उस इलाके से ट्राइबलों को निकाला जा सके जो लंबे अरसे से 100 साल 2 साल 500 साल से वहां रह सके। तो ये ट्राइबल जो नागा और कुकी थे लगातार इस पे नजर रखे हुए थे कि इस तरह से मुझे इस एरिया से या तो फोर्सफुली ये किसी और को लैंड देना चाहते हैं या फोर्सफुली हमें किसी तरीके से यहाँ से इविक्ट करना चाहते हैं। तो कहीं पे फॉरेस्ट लॉ को सख्ती से लागू किया गया, कहीं पे टेनेंसी एक्ट को बदलने की कोशिश की गई। तो ये गेम चल रहा था जिसमें एकाएक ये वायलेंस हुआ है। लेकिन लंबा खेल यही बताया जा रहा है कि चूंकि अब तो इसको उलझाना बड़ा आसान है क्योंकि 40 विधायक जो है वो मैतेई कम्युनिटी से आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, 60% के करीब आबादी है, वोट बैंक बहुत बड़ा है, बेशक उनके पास लैंड एरिया काफी कम है। तो वो भी एक चीज है, तो उसको हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन कराने से भी वहां पे बेनिफिट होगा, पोलराइजेशन होगा, तो ऑटोमेटिक है कि मैतेई कम्युनिटी बीजेपी के उसमें आ जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया का बड़ा नुकसान होगा, जो मैं आगे फिर डिस्कशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये वायलेंस मणिपुर रहा तो कितना नुकसान होगा। मतलब आप नटशेल में ये कह रहे हैं कि वहां पर अगर ये मैतेई कम्युनिटी को ट्राइबल में डाल दिया जाए तो पूरे जंगल में जितने पहाड़ है वहां वो जमीन खरीद सकते हैं और इसके पीछे कॉर्पोरेट डिजाइन है, यही है ना नटशेल में। ये जनरली इस तरह के जहां भी सेक्टरियल वायलेंस या कास्ट वायलेंस होते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, लैटिन अमेरिका से लेकर वेस्ट एशिया तक आप चले जाइए, इस तरह के सेक्टरियल वायलेंस, अगर अफगानिस्तान में पश्तून वर्सेस ताजिक है, पश्तून वर्सेस उज़्बेक है, तो ये अलग अलग ट्राइब्स लड़ रहे हैं और उनको अलग अलग जगहों से सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें अलग अलग फोर्सेज होती है जो उस एरिया के रिसोर्स को कब्जा करना चाहती है। सिया वर्सेस सुन्नी है, पूरे अरब में लड़ाई हो रही है, लंबे समय से लड़ाई हो रही है, सेक्टोरियल वायलेंस हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी बेनिफिट उसका किसको मिला? वो बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मिला जो पेट्रोलियम के लिए वहां लड़ रहे थे, जो मिनरल हथियार बेच रहे थे। तो ये तो इस तरह के सेक्टोरियल वायलेंस और रिलीजियस वायलेंस के पीछे एक बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट डिजाइन होता है, पॉलिटिकल डिजाइन होते हैं। पॉलिटिकल पावर्स को तो लगता है कि कास्ट के नाम पे बढ़ गया तो हमें पॉलिटिकल पावर मिल रहेगा, कारपोरेट को लगता है कि अगर कास्ट के नाम पे वायलेंस करते रहे तो इस एरिया के रिसोर्स को लूटने में हमें मदद मिलेगी, आपस में लोग उलझे रहेंगे, उसमें से उनको आपस में भिड़ाते रहेंगे, दोनों तरफ को कुछ ना कुछ हम मदद देते रहेंगे और इसी बीच हम रिसोर्स को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, जिसको सामान्य भाषा में पूरी दुनिया में एक थ्योरी है रिसोर्स वार की थ्योरी। तो ये रिसोर्स वार का ही एक पार्ट में इसको मणिपुर में फिलहाल मैं मानता हूँ। जी जेपी सर, मणिपुर में बहुत लंबे समय तक एक हिंसक आंदोलन से मणिपुर गुजरा है। क्या इस तरह का, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो चाहे पॉलिटिकल विल पावर के माध्यम से हो, इस तरह का बिल पास करके क्या सरकार मशाल लेकर कोयले के खान में रोशनी करने चली है? नहीं, सरकार तो ये सोचती है ना कि उसके जो है ताकत के आगे जो है वो सब लोग झुक जाएंगे, सबको कुचल करके रख देगी। और इसमें तो इस सरकार को महारत हासिल है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर हुआ है, जनहित याचिका दायर हुई है जी। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका वहां के आदिवासी फोरम नाम की संस्था ने जारी किया, जिसमें सब आदिवासी हैं,
जाहिर है उसमें मैतेई नहीं है। उसमें साफ साफ आरोप लगाया गया है कि भाजपा और जो वहाँ एक और जो पार्टी है उनकी क्या कहते हैं आपके दो पार्टियों का जो है गठबंधन है ना वहाँ, तो वो इंडियन पीपुल पार्टी और बीजेपी जिनकी सरकार है, वो लोग जो है मैतेई वालों को जो है वो क्या कहते हैं उनके सपोर्ट से जो है वो क्या कहते हैं वो मैतेई वो चल रहा है। और कुल मामला वही है कि जो हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनको भी आदिवासी में शामिल करो। ये मेजॉरिटी में है, इसके बाद भी ये आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं। अब ये साफ साफ आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की मिली भगत से ये दंगा हो रहा है, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित करके बाकी सारे जो है आदिवासी समुदायों को सुरक्षित करे, संरक्षा दे। अब ये पीआईएल है, अभी इसमें सुनवाई नहीं हुई, देखिए सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है आपके क्या कहते हैं क्या जो है वो करता है। अब ये कहा गया है कि जो है इन हम मतलब चूंकि केंद्र में भी इनकी सत्ता है, इसलिए केंद्र और राज्यों की डबल इंजन सरकार जो है वो क्या कहते हैं वो आदिवासियों का जो है उत्पीड़न करवा रही है जो है मैतेई लोगों के हाथों और सरकार सत्ता के हाथों। कहा गया कि इन हमलों में राज्य में सत्ता पार्टी के साथ साथ केंद्र का पूर्ण समर्थन प्राप्त है, जो प्रमुख समूह का समर्थन करता है और गैर धर्मनिरपेक्ष एजेंडे के कारण जिन लोगों ने हमले की योजना बनाई है, इसके विपरीत संविधान के प्रावधान का जो है उल्लंघन किया जा रहा है इसको मतलब वो करके। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो 47% है या 42% है उनको पहले से ही आपका आदिवासी वो है और आप जो है जो बाकी मेजॉरिटी है उनको भी कर रहे हैं। तो बात वही है ना कि वो आपका सुदामा आरक्षण वाला मामला आ गया। आप जातिगत जनगणना भी नहीं चाहते, तो अभी यही विवाद का विषय है कि जो है जो सो कॉल्ड सवर्ण है वो 10% है कि 5% है कि 15% है, जैसा आप कहते हैं, तो उसी को करा लीजिए तो पता चलेगा कि 10% अगर आपने रिजर्वेशन दिया तो आपने उनको 100% एक प्रकार से रिजर्वेशन दे दिया है। तो सवाल है कि यही स्थिति वहां है। मैं अब इनकी सरकार बन गई, इंडियंस वो जो आपका पीपुल्स पार्टी है वो मेजॉरिटी में, बीजेपी का उसमें समर्थन प्राप्त है, तो अब उस केंद्र उसके सहारे सरकार है, तो अब वहां पूरा जो है वही एजेंडा लागू करना चाहती है ताकि वो जो मैतेई समुदाय का टोटल वोट उनके पास आ जाए। और वैसे भी 40 विधायक जो है 60 विधायकों में 40 विधायक उनके हैं मैतेई समुदाय के, भाई वही मेजॉरिटी में है। तो यहाँ तो ये स्थिति है ना कि भाई चित भी मेरी पट भी मेरी पैसा मेरी अंटी में। तो अब वो जो है वो आप इस जो राजनीतिक जो दुष्चक्र है उसको आप क्या करें। ये सोचते हैं कि हम जो है अपने ताकत के बल पर, हम सेना के बल पर, हम पुलिस के बल पर, हम उसके बल पर जो है सब चीजों को नियंत्रण में ले लेंगे, जहां चाहे जिसको कुचल दें। गुजरात में इन्होंने शुरू किया और अब आप नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो है इनके चाल चरित्र चेहरा कैसा है और इसमें क्या चाहते हैं ये है। तो मणिपुर का इतिहास क्या कह रहा है? अगर ट्राइबल विद्रोह का जो इतिहास है बड़ा ही हिंसक संघर्ष रहा है वहां पर। जेपी सर क्या कह रहा है सर? जब का इतिहास ट्राइबल रणनीति से गुरिल्ला युद्ध जो है महाराणा प्रताप ने किया, तो चित्तौड़गढ़ छोड़ के अपने मरने के पहले पूरा मेवाड़ जो है अकबर से खाली करा दिया। जिस अकबर के साथ राजपूत सेनाएं भी तमाम राजाओं की थी राजस्थान की, वो महाराणा प्रताप के गुरिल्ला युद्ध के सामने नहीं टिक पाए। केवल एक चित्तौड़ बचा था। कुछ दिन महाराणा प्रताप की लाइफ और होती तो हो सकता है चित्तौड़गढ़ को भी वो जो है मुक्त करा लेते। तो सवाल ये है कि आप सुविधा भोगी हैं और एक जो है वो क्या कहते हैं लड़ाकू कौम। तो लड़ाकू कौम अगर संख्या में कम भी हो तो सुविधा भोगी उससे जो है क्या कहते हैं नहीं जीत सकता। वहां जो तमाम शरणार्थी और इधर उधर लोग ज्यादातर भागे हुए हैं वहां से, वो भी मैतेई समुदाय के ही लोग ज्यादा भागे हुए हैं जो मेजॉरिटी में है ना। तो कहने का मतलब है कि इसका युद्ध परिणाम जो है वो मतलब क्या कहते हैं अच्छा नहीं होगा। जी संजीव जी, ये मैतेई समुदाय है या जाति है? मैतेई मतलब विभिन्न जातियों का एक समूह है कि जाति है? देखिए मैतेई वो है जो सामान्य रूप से जो वैष्णव धर्म को मानते हैं। मणिपुर में वैष्णविज्म का प्रचार जब हुआ था 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में उस बेल्ट में, तो ये काफी जो अलग अलग जो सब ट्राइब्स थे जिन्होंने शायद मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ वो बहुत जो वैष्णव धर्म के प्रभाव में गए तो उनको मैतेई मैक्सिमम मैतेई कम्युनिटी के माने जाते हैं। जैसे नागा और कुकियों के अंदर भी लगभग 34 सब ट्राइब्स हैं, अलग अलग सब ट्राइब्स हैं। मेन ट्राइब जो नागा है उनके अंदर 10 सब ट्राइब है। तो मेरे हिसाब से मैतेई ऐसे तो ओबीसी के रूप में माने जाते हैं। अभी जो मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया था कि इनको ओबीसी के लिस्ट में शामिल किया गया है।
नहीं, मणिपुर में शेड्यूल कास्ट भी रहते हैं, इसलिए ये सवाल मैंने पूछा कि क्या शेड्यूल कास्ट भी मणिपुर में नहीं, रहते ये ओबीसी के रूप में इनकी पहचान है, जो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्ट बेसिकली नहीं पता, लेकिन इतना है कि ये वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, वैष्णव मानते हैं, हिंदुइज्म का जो वैष्णव सेक्ट है उसमें काफी प्रभाव है इनका। देखिए, मैं इस चीज को बड़े दूसरे एंगल से देख रहा हूँ, इसलिए देख रहा हूँ कि देखिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, आपको 1950 से लेकर 1970 तक काफी ज्यादा इंसर्जेंसी वहां पे 2 कारणों से थी। वो था एक तो कि बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का एक पार्ट था, और दूसरा चाइना का बॉर्डर लगता है ऊपर से, नॉर्थ से, अरुणाचल से, तो वहाँ के इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को चाइना और पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता था। उस समय आईएसआई का एक हेडक्वार्टर ढाका में होता था, तो वहाँ से काफी इंसर्जेंट्स को सपोर्ट मिलता था। बांग्लादेश बन जाने के बाद वो जो आईएसआई का जो सपोर्ट था नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स को वीक हो गया, उनको नहीं मिला। फिर चाइना का भी कुछ पॉलिसियों में चेंज आई, और उसके बाद ये धीरे धीरे इंसर्जेंट्स ग्रुप टेबल टॉक्स पे आए, इंसर्जेंसी कम भी हो रही थी। और आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखिए कि नागा जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप है, जो नागा ग्रुप है, वो आपके साथ टेबल पे है, बातचीत के टेबल पे है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है आपको पूरा का पूरा ईस्ट एशिया से जोड़ने वाला एक है, जो बाई रोड आपको ईस्ट एशिया से जोड़ता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपको वेस्ट एशिया से जोड़ता है। पिछले 7, 8, 10 सालों में इंडियन कॉर्पोरेट और कुछ 1-2 घरानों का बड़ा इंटरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसलिए जगह कि उनके इंटरेस्ट हैवी जो है इंटरेस्ट है वो बांग्लादेश के अंदर है, म्यांमार के अंदर है, और इस एरिया के रिसोर्स के सहयोग से उस एरिया में वो अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। उस एरिया में भी वो पोर्ट्स बना रहे हैं, उस एरिया में वो बिजली की सप्लाई कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश से झारखंड के ट्राइबल एरिया और झारखंड के एरिया में अदानी का प्रोजेक्ट्स लगा है, और यहाँ से वाया वेस्ट बंगाल आपका बांग्लादेश के अंदर बिजली जा रहा है। और बिहार में भी बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, और सीधे बंगाल निकलेगा, वो बंगाल जा रहा है, सीधा ये नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ये सीधा आगे म्यांमार, थाईलैंड और वो जो लाओस, वो सारे एरिया को जोड़ने का जो रोड से प्लानिंग है, उसमें इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर की बहुत नजर है। और इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर का जो इंडियन साइड में जो बहुत बड़े बड़े जो मिनरल्स है उस पर भी नजर है। और देखिए, उस एरिया में जो स्थानीय जनजातियों से टकराव निश्चित रहता है कॉर्पोरेट घराने का, क्योंकि वो अपने हिसाब से उस एरिया के हर डिजाइन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता ही होगा कि झारखंड में अदानी का कितना टकराव हुआ था जब झारखंड का प्रोजेक्ट लग रहा था गोड्डा के अंदर। तो इसको उस एंगल से देखिए, सिर्फ हम 10%, 12%, 15% आरक्षण का ये मसला नहीं है कि उसको आप घुसा दीजिए उधर ओबीसी में और ट्राइबल एरिया में। ट्राइबल लैंड अगर मैतेई परचेज भी कर लेंगे तो कितना परचेज करने की स्थिति में होंगे, कितना लैंड परचेज कर लेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इन मैतेइयों के पीछे पैसा लगाने वाले कुछ और ग्रुप्स होंगे घुस सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि मसला कि मैतेई ट्राइब में शामिल हो जाएंगे तो मैतेइयों का बड़ा वेलफेयर हो जाएगा, मुझे ये बहुत सिंपल सा मामला नहीं लग रहा है। जिस ढंग से अब इसका जियोपॉलिटिकल जो क्या पोजीशन होगा कि आप देखिए कि अगर वायलेंस आप तत्कालिक कुछ बेनिफिट के लिए ले रहे हैं, तो आपने जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो बनाई है, नीति बनाई है कि आपने आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इस एरिया में ऐसे सड़कें बनेगी, इधर से ऐसे माल जाएगा, तो उस एरिया में अगर स्थानीय आबादी अगर आपसे नाखुश रहेगी, अगर उनके हितों पे आप सपोर्ट करेंगे, तो बहुत लंबा आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये इसका उदाहरण अफगानिस्तान है, जहां पे स्थानीय ट्राइब जो थे उनके इंटरेस्ट को मार के जब आपने वहां से प्रॉफिट कमाने की कोशिश की तो उन्होंने रिवोल्ट किया। तो यही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी यही है कि अगर आप सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अब अभी आप देखिए कि म्यांमार जो है मणिपुर के बॉर्डर पे है, और आप सिंपल एक उदाहरण से समझिए कि अदानी का वहां कितना इंटरेस्ट है। 3 दिन पहले खबर आई है कि जो रंगून में जो ड्राई पोर्ट अदानी बना रहा था म्यांमार की सेना के साथ मिलकर, जो ड्राई पोर्ट बना रहा था वो बेच दिया, वो उसने बेच दिया। अच्छा, बेचने का वो अलग है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि म्यांमार के जिस सेना के साथ अडानी का पार्टनरशिप था, उस सेना को सैंक्शन उस सेना पे लगा दिया यूएन ने, और दुनिया भर के सारे जगह देशों को ऑर्डर है कि जो भी इस सेना के, जो म्यांमार इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो वहां की सेना की जो कंपनी है, उससे जो भी व्यापार करेगा उसको भी प्रतिबंधित करेंगे। अडानी को वो छोड़ के भागना पड़ा, अडानी ने वो बेच दिया। लेकिन अडानी का एक सीधा इन्वेस्टमेंट वहां दिखने से आपको पता चल रहा है कि अडानी अगर वहां पे ड्राई पोर्ट बना रहा है तो ऑटोमेटिक है कि वो ड्राई पोर्ट का इंपॉर्टेंस तो मणिपुर से ही होके है ना।
वो ड्राई पोर्ट का इंपॉर्टेंस मिजोरम से ही है ना। और या तो उस ड्राई पोर्ट का इंपॉर्टेंस जो नीचे जो सितवे और क्याप्यू जो एक उनका जो बंदरगाह है उससे है। फिर ये भी थे प्लान की जो 2-3 बंदरगाहों को, जो म्यांमार के जो 2-3 बंदरगाह है उनसे उसको सीधा मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के से लैंड रूट से जोड़ा जाएगा उन बंदरगाहों को। तो उससे ये हो जाएगा कि इंडिया को भी काफी बेनिफिट होगा, इंडिया भी म्यांमार के बंदरगाहों का इस्तेमाल करते हुए सीधा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहुंच जाएगी। तो ऑटोमेटिक है कि इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए दोनों तरफ से फायदा है। मणिपुर साइड से भी वो ट्रेड करेंगे म्यांमार की तरफ, और म्यांमार के जो बंदरगाह है उसके थ्रू भी मणिपुर के अंदर वो घुसेंगे अपने ट्रेड्स को लेके। तो ऑटोमेटिक है कि जो स्थानीय आबादी है और जिनका इनका जो कल्चर है, इनके जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड राइट्स हैं, वो कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को चोट मारते हैं। तो ये अपने हिसाब से रूल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सीधा रूल चेंज करेंगे तो इनके ऊपर बात आ जाएगी। तो अब ये घुसने के अलग तरीका है। कुछ इलाके में एक मजबूत जाति को थोड़ा सा लोभ देके हो सकता है कि उनको वायलेंट किया गया होगा, उनको घुसाया गया होगा, या उनके इंटरेस्ट में बात होगी कि देखिए जो अगर हम ट्राइबल एरिया में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो मैतेइयों के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, ताकि उस एरिया के बहुत बड़ी आबादी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के ये सोचे कि कॉर्पोरेट उनके हित में बात कर रहा है या सरकार उनके हित में बात कर रही है, और कॉर्पोरेट घराने हो सकता है मैतेई कम्युनिटी को यूज भी कर रहे हो। जी जेपी सर, इधर जंतर मंतर भी धधक रहा है, आंदोलन तेज हो रहा है, उधर मणिपुर भी धधक रहा है। ये क्या हो रहा है? देश की राजनीति किस दिशा में? सर ऐसा है ना कि जो लोग मैक्सिमम 5 साल सत्ता संभाल सकते थे, 5 साल से आगे सत्ता चल रही है उनकी। तो जो उनका जो विग्रह है, जो उनका अंतर विरोध है, वो तो सतह पर आएगा ही, चाहे वो आपका जो है दिल्ली के जो है सतह पर आए, चाहे वो कर्नाटक के सतह पर आए, चाहे वो मणिपुर के सतह पर आए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के और किसी स्टेट की सतह पर आए। सवाल इस बात का है कि जिस तरह आप चला रहे हैं, वहां अगर किसी से भी आप अगर एक लाइन में पूछें जो मणिपुर जानता है, वो साफ कहेगा कि वहां के हाई कोर्ट ने वो जो उनको जो है ट्राइबल दर्जा देने का जो आदेश दिया है, और मैतेई समुदाय की जो उग्रता है, वो एकमात्र कारण है वहां ये हिंसा होने का। और जो हाई कोर्ट में जो जिसने ऑर्डर दिया है, अब उसमें जो है वो जज साहब का नाम तो हमें नहीं मालूम कि पता नहीं जो है वो 90% वाले में है कि 10% वाले में है, बकौल कानून मंत्री। तो अगर 90% वाले में है तो आप समझ लीजिए कि आग लगा के और जमालो दूर खड़ी, और जमालो ने पूरा जो है कब्जा ले लिया है पूरा 355 के तहत। अभी 356 नहीं लागू हुआ इसलिए कि इन्हीं की सरकार है, और ये बहुत बड़ी असफलता मानी जाएगी कि अगर अपनी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर आपको भंग करना पड़ा। अभी तक तो है कि केंद्र जो है कानून व्यवस्था के नाम पर दूसरी सरकारों को भंग करता है, मशीनरी फेल हो गई है संवैधानिक, इसलिए वो राष्ट्रपति शासन लगा देता है। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था भंग होने के नाते के नाम पर अगर सरकार को जो है वो बर्खास्त कर दे, या सरकार को इसी तरह जो है पंगु कर दे केंद्र सरकार, तो क्या स्थिति होगी आप, या पूरे देश भर में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रिएक्शन होगा। मणिपुर जरूर छोटा स्टेट है, लेकिन स्टेट तो है ना। तो स्टेट तो है, तो एक आदमी की अगर 16 तो दुल्हन हो तो 16वीं दुल्हन भी दुल्हन है ना, कि मतलब उसकी पत्नी है ना, कि कोई वो कहीं से बाजार से लेके आई हुई, या उसका जो है पत्नी से इतर दर्जा है। तो सवाल इसका है, जिस तरह इन्होंने 355 लगा करके और जो है सरकार को वहां बर्खास्त वो किया है, मतलब निलंबित किया है, तो ये क्यों नहीं उस आदेश के खिलाफ जो वहां के हाई कोर्ट ने किया है, वहां की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती और कहती कि इससे जो पूरे देश में आग लग गई है, इसको सरकार स्टे कर दे, फिर विचार करिए कि लागू होगा कि नहीं होगा। किसी चीज को लागू करने के लिए आपको पहले वहां माहौल बनाना पड़ता है ना, कि आप वन फाइन मॉर्निंग शो को उठेंगे, उसके बाद जो है आप जो है किसी चीज को लागू कर देंगे। नोटबंदी है क्या कि 8 बजे रात में अचानक आपने घोषणा कर दिया? तो अब एक पूरे 53% लोगों के कहीं को आप आदिवासी घोषित करेंगे, तो नेचुरली जो 42%, 40%, 45% लोग हैं, उनके मन में तो ये संदेह उठना स्वाभाविक है ना कि हमारे हितों को जो है वो क्या कहते हैं कुठाराघात करने के लिए मेजॉरिटी को जो है आदिवासी घोषित किया जा रहा है। तो सवाल इस बात का है कि यहाँ तो अगर आज जो है अगर सरकार ये घोषणा कर दे पूरे देश भर में कि जैसे आपका स्वीपर का पोस्ट है ना, तनख्वाह इतनी हो गई है कि अब उसमें भी आरक्षण लागू होने के नाते सवर्ण जो है वो क्या कहते हैं 50% में सवर्ण और 50% में ओबीसी और दलित सभी शामिल हैं। तो जब सब शामिल हैं तो आगे सवर्ण भी जाकर के जो है सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने कर रहे हो, किसी से करा रहे हो, डमी कर रहे हो, लेकिन है तो उसी पोस्ट पर ना।
तो इसी तरह जो है किसी दिन घोषित कर दिए कि जो लोग भी आरक्षण में जो जातियां आना चाहे वो जो है उसका स्वागत है, बिना किसी मीन में कि उसको आरक्षण में शामिल कर लिया जाएगा, चाहे वो एसटी में शामिल हो चाहे ओबीसी में शामिल हो। आप देखिए कि भारत के कितने लोग जो है, कितनी जातियों के लोग जो है जाकर के लाइन लगा के शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ, चलिए, तो दोस्तों ये मणिपुर विशेष, और राजनीति में कई बार जो आपको दिखता है वो होता नहीं, उसके नीचे कई लेयर्स होते हैं, कई पेज होते हैं। जी संजीव जी, फाइनल मैं कमेंट। कहना चाहता हूं कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई इस ऐसे मामले में बहुत ही अगर इसको ढीला ले रही है, कुछ अपने बेनिफिट्स देख रही है, अपने कारपोरेट दोस्तों को बेनिफिट देख रही है, तो ये देश के हित में नहीं है। चाइना नॉर्थ ईस्ट में पहले से बहुत सक्रिय रहा है, आपके हितों के अगेंस्ट काम करता रहा है, और इस तरह का किसी तरह का वायलेंस जो है वो आपकी सीमा के अंदर विदेशी घुसपैठ का आमंत्रण देता है। और जो एकदम बॉर्डर स्टेट म्यांमार में चाइना इतनी मजबूती से बैठा है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसका 2 मिनट में वो फायदा उठा सकता है। तो अगर जो यहाँ दिल्ली के जो बैठी हुई सरकार है, अगर किसी अपने पॉलिटिकल हित में हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन कर देंगे तो हमारा सत्ता पर जो है मजबूती से जमे रहेगी, या हिंदू क्रिश्चियन कर देंगे तो हमारे 2-4 कारपोरेट मित्रों को उस एरिया के रिसोर्सेज पे हम कब्जा दिलवा देंगे, तो ये राष्ट्र हित में नहीं है। वहां पे कई विदेशी ताकतें सक्रिय हैं जो आपको बहुत भारी नुकसान कर सकती हैं। जी शुक्रिया। तो देखते रहिए अम्बेडकरनामा, और मणिपुर के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं थी, और जेपी सर ने और संजीव जी ने एनलाइटन किया, आप भी एनलाइटन हुई। और ये सिर्फ उत्तर भारत ही भारत नहीं है, भारत जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, पूरा हिली एरिया है। तो सबके इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, वहां के लेयर्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को जानना समझना बेहद जरूरी है। शुक्रिया आप दोनों का। आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर।